ये जो चैप्टर है, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, 10% यानी 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कोई लॉजिकल नहीं रहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जो लॉ एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है वही सिंपल एक लाइन में पूछता है। ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, आपको 10 में आराम से बहुत अच्छा स्कोर आप इस चैप्टर में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फैक्ट है तो है। ठीक है। और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करना है, और इंडिया के रूल रेगुलेशन जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या लीगल एंड रेगुलेशन बना के रखा हुआ है, जिससे अपना मार्केट प्रोटेक्ट है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्रोटेक्ट है। क्या क्या रेगुलेशंस है, कौन इनको ऑपरेट करता है, यानी ओवरऑल बहुत कुछ जानने का है। हाँ, बोरिंग इसलिए है कि बड़ा चैप्टर है, और लीगल एंड लॉ पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है। लेकिन अगर आपको पास करना है तो इसको कम से कम 2 से 3 बार रीड करो इस चैप्टर को। ठीक है। इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करिए, रीड। और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करिए। और मैं तो इसको बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि तो इसमें 10 में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, इस चैप्टर से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो लोगों का जो रहता है ना कि कुछ नंबर से इधर उधर होता है, ऊपर नीचे, वो ये चैप्टर कवर कर देगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर की? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। फ्रेमवर्क क्या है? इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर आरए, ये क्या है? ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है आरए का? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च रिपोर्ट, सर्विलेंस मैकेनिज्म ऑफ एएसएनएम जीएसएम। कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछता है, एएसएम जीएसएम का। ठीक है। और कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब फॉर आरए, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्क्लोजर, ये जितनी भी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता क्या है? रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला अपन देखते हैं कि रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ठीक है। द रेगुलेटर इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जो रेगुलेटर है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के, वो इंश्योर करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेट बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ठीक है। सो दैट सिक्योरिटी मार्केट कंटिन्यू बी अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। क्यों? अगर रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करेंगे तभी तो मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। किसके लिए? गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट के लिए। उनको पैसे की जरूरत होती है तो कहां से उठाते हैं पैसा? वो सिक्योरिटी मार्केट से ही उठाते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो इक्विटी हो। ठीक है। दो ही सोर्स है। तो दोनों सोर्स अगर मार्केट रेगुलेट नहीं है प्रॉपर, ठीक है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो रिस्पॉन्स, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? मार्केट से ट्रस्ट लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इज प्रोटेक्टेड। जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो आपने एक ट्रस्ट, पहले आपको एक विश्वास है, तब आपने इन्वेस्ट किया है। अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑल रेगुलेटर इज टू क्रिएट अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस विथ इंटरमीडियरी, इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस देनी है सभी को। ठीक है। ऑल रेगुलेटर्स क्या किया करते हैं कि फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, जिससे कि एक स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड का आपको सर्विस मिल सके। ठीक है। तो कौन है रेगुलेटर्स? कौन है? वेरियस रेगुलेटर्स हु रेगुलेट एंड कंट्रीब्यूट टू आर डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। जितना हो सके मैं इसमें और इंटरेस्ट, अगर जितना आपको रोमांचक बना सकूं इस चैप्टर को, ठीक है, कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आएगी या जो पार्ट आपको डिस्कस करना है वो मेरे साथ कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या क्या हैंडल करते हैं?
It handle issue related to taxations, financial regulation, financial institution, capital market, state finance, union budget. अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये नोडल एजेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो फॉर्मुलेट और मॉनिटर करती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को भी कवर करती है, और एज वेल एज द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। ठीक है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको डिटेल में पढ़िएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर या एक्सपेंडिचर कोई भी एक आता ही है इसमें से। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्स एंड मैनेजिंग ऑल पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू डिजाइन, फॉर्म, शेप, साइज, सिक्योरिटी, फीचर, ऑपरेशनल इशू, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट एंड क्वाइन। ठीक है, और इनका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट इज द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आई होप कि कुछ लोगों को आज फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। ठीक है, तो इनके कितने काम है ये डिटेल में देखा आपने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा, ओवरसी द एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, खर्चा गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी भी। ठीक है, कंसर्न विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रूल रेगुलेशन इंक्लूडिंग सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट जो है इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द मैटर सच एज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट एंड बोरोइंग बाय स्टेट। स्टेट जो उधार लेती है, ठीक है, जो उनकी बोरोइंग होती है, वैसे मैटर्स को कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में कौन कौन आते हैं, रेवेन्यू मीन्स पैसा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू के पार्ट है। ठीक है जी, और कौन से है, इसमें कौन कौन से दो बोर्ड आते हैं, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी। ये डिपार्टमेंट हैंडल क्या करता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन आएगा उस समय आप कंफ्यूज मत होना, इसको डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक है, जैसा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप भी डिटेल में एक या दो बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार और रीड करिए, और नहीं समझ में आता तो मुझसे अगली क्लास में पूछिए। आप पूछोगे तब जब आप प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन करके आए। ठीक है, आपको अगर डाउट होगा तभी आप पूछोगे जब आप प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज किए हो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ठीक है, तो प्लीज रिवीजन अच्छे से करिए। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्या कवर करता है, कवर बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, और प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, पेंशन रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको एमएसएमई भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में क्या कवर होता है, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, एमएसएमई प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो एजेंसीज है उनका, पेंशन रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विस में। डिपार्टमेंट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स होते हैं उनको जो सेल करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमेटिक पॉलिसी अप्रोच टू डिस इन्वेस्टमेंट, उनके शेयर्स को सेल करना है या पूरी तरीके से बेच दो, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग की जो भी कंपनीज है उसको सेल करना है, या धीरे धीरे पार्सली थोड़ा थोड़ा करके उसको खत्म करना है, तो ये काम डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट करता है। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर की पीएसयूज की जो कंपनीज है उनके, उनमें जो उनके शेयर्स होते हैं उनको सेल करती है। ठीक है, जैसे अभी कुछ कुछ दिन पहले एक पीएसयू कंपनी का आया था, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। फिर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये क्या है,
द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का क्या प्राइमरी कंसर्न होता है? विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट एंड अदर एलआई एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम अंडर देयर अंडर मेनली फॉर रेगुलेशन द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, मीन्स कंपनी लॉ। ठीक है। द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनी एक्ट के बारे में यहाँ बात किया गया है। ठीक है। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज द ऑथोरिटी अपॉइंटेड अंडर द कंपनी एक्ट टू रजिस्टर्ड कंपनीज एंड इंश्योर दे कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो कॉर्पोरेट अफेयर में क्या है कि जो कंपनी एक्ट बना है और अदर जो एक्ट है उसके रूल रेगुलेशंस को मेनली रेगुलेट करना, कॉर्पोरेट सेक्टर रेगुलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, अच्छे से। ठीक है। मिनिस्ट्री और क्या काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, जो रिप्लेस करती है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। पहले ये एक्ट था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, अब क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। द मिनिस्ट्री ऑल्सो सुपरवाइज थ्री प्रोफेशनल बॉडीज। कॉर्पोरेट अफेयर में क्या क्या देखती है? इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया, आईसीडब्ल्यूएआई। ये तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है। तो इसके तीन पर्सनल बोर्ड, ये मिनिस्ट्री क्या करती है? ऑल्सो सुपरवाइज करती है थ्री प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीडब्ल्यूएआई। ठीक है। The Ministry of Corporate Affairs also vested with the responsibility of administration of Partnership Act 1932, Company Donation and National Fund Act 1950 and Society Registration Act 1980। तो ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका क्या काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग नाम तो हमेशा सुनते ही होंगे। आरबीआई का क्या काम है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। तो आरबीआई का क्या काम है? पहला कि वो सेंट्रल बैंक होती है ऑफ द कंट्री, जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मॉनेटरी पॉलिसीज में। ठीक है। इनका की कंसर्न क्या होता है कि एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई बने रहे इन इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी ग्रो कर सके और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन फैसिलेट हो सके। ठीक है। बट मे बट नॉट सो रैपिडली। क्यों? विच में प्रेसिपिटेट इन्फ्लेमेटरी ट्रेंड, यानी कि जब महंगाई ज्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि बस इकोनॉमी में पैसा सप्लाई किए जा रहे हो, ऐसा। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया कि इतना रैपिडली नहीं करना है। ठीक है। आपको देखना है कि इन्फ्लेशन की दर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, और क्या फंक्शन है आरबीआई का कि क्या करती है? बैंक नोट को इशू करती है। ठीक है। और कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जो अपने देश की है उसको अच्छा बनाए रखना, यानी कि रिजर्व इतना बना के रखो कि अपन सिक्योर रहे। ठीक है। यानी कि अपनी मॉनेटरी स्टेबिलिटी अपने देश की बने रहे। ठीक है। और जनरली क्या ऑपरेट करते हैं? टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है। ऐसे तो अपन केवल एक ही फंक्शन जानते थे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, लेकिन वो बैंक नोट भी रेगुलेट करती है, रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। और रिजर्व भी अपना जानते हो, डॉलर गोल्ड का एक रिजर्व भी होता है आरबीआई के पास। हाँ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन आया कुछ। यस सर। सर ये क्वेश्चन आया था। है ना? इससे क्वेश्चन आया था सर। आरबीआई से हाँ। क्या क्वेश्चन? यानी कि यही मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड मॉनेटरी आया है? पॉलिसी इसलिए ये करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्रीज इन हाँ। एडवांस। तो ये तो ये देखो ना, ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ना, ये हाईलाइट किया हुआ है बोल्ड में, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं और क्या है। अभी तो आता है सर, देखो जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बुक के अंदर से ही आते हैं, ये जो वर्क बुक है ना इसी के अंडर से आते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं है।
ठीक है, सबको बता दिया, थैंक यू आपने। तो देख लो, क्वेश्चन आया था तो अच्छे से देख लेना, बाकी स्टूडेंट्स भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई के और क्या फंक्शन है। इन एडिशन टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे फिनेंशियल सुपरविजन, ठीक है। एज द मॉनेटरी ऑथोरिटी फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी इन अ मैनर इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while ensuring a adequate flow of credit to productive sector of economy, ठीक है पहला। एज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, बोर्ड जो ब्रॉड पैरामीटर होते हैं ना बैंकिंग ऑपरेशन के, विथ इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस, ठीक है, इसको भी बना के रखना। द ऑब्जेक्ट क्या है इनका, तो कि मेंटेन करें पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, यानी कि बैंक को मेंटेन करते हैं, उनके ऑपरेशंस को मेंटेन करते हैं, उसको ऐसे प्रेस्क्राइब करते हैं पैरामीटर कि इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम को उसको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी, कोई भी बैंक कुछ भी कर रहा है। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस अगर बैंक में नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैंक तो डूब जाएगा, या फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो ना, लोग पैसे ही क्यों रखेंगे खाते में। और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पीपल जो डिपॉजिट करके रखें पैसा विद द बैंकिंग सिस्टम, और फैसिलिटेट करना कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक। कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग क्या होती है, यानी कि सस्ते दर, ऐसा नहीं है कि वो अभी बीच में एक बैंक है ना प्राइवेट बैंक, उसने निकाला था कि हम 50,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट रहेगा, मिनिमम 50,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसा रखता है। तो ऐसे बैंक्स में क्या सभी पब्लिक या हर एक इंसान तो नहीं ले सकता ना उतना महंगा सर्विस, कि मैं 50,000 रुपए आपके अकाउंट में मेंटेन करके रखूं, नो, नॉट पॉसिबल। तो आरबीआई गाइड करती है भैया इनको भी सर्विस देनी है आपको। फिर क्या काम होता है, एज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने में कौन सा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और इन मैनर टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो देख लो ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन है, इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी और कॉइन, एंड टू एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय द सेम व्हेन नॉट फिट इन सर्कुलेशन। द ऑब्जेक्टिव डेट गाइड आरबीआई टू इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ करेंसी एंड कॉइन। आरबीआई इंश्योर करती है कि आपके पास, यानी कि उतना वो सप्लाई कर सके करेंसी नोट एंड क्वाइन की, किसी भी नोट की कमी ना रहे, ठीक है। और ऐसे पुराने नोट जिसको डिस्ट्रॉय किया जाए जो फिट नहीं है सर्कुलेशन के लिए, जैसे मैं आपको 500 हजार का, 500 का नोट दे रहा हूं, हजार तो बंद हो गए, 500 का नोट दे रहा हूं, अगर वो फिट नहीं है तो आप मुझसे नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन आरबीआई क्या करती है, ऐसे नोट्स को वो डिस्ट्रॉय करती है या एक्सचेंज करती है, ठीक है। डेवलपमेंटल रोल, टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बैंकिंग फंक्शंस, आरबीआई का क्या होती है, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी आता है बॉस, इसको याद रखना ये बॉक्स। एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट एंड मैनेज इशुएंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। और बैंकों का भी बैंक है, एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंक बाय मेंटेनिंग द बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक, सभी शेड्यूल्ड बैंक के अकाउंट को मेंटेन करती है, ठीक है, ऑल बैंकिंग अकाउंट, ठीक है। बैंकर किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, आरबीआई, ये क्वेश्चन आता है। मैनेज इशुएंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब है जो बॉन्ड्स इशू होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको मैनेज करना, इशू करना, वो भी काम आरबीआई का होता है, ठीक है। देखो मेरा काम तो बहुत आसान है कि मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊं और निकल जाऊं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इस चैप्टर पे मेहनत करना,
क्योंकि एक या ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन की मेहनत है इसमें आपकी, क्योंकि पूरी पूरा चैप्टर पढ़ने में 1 या 2 दिन आपको लगेगा टाइम। लेकिन ट्रस्ट मी, आपका जब एग्जाम निकल जाएगा मेरे को आप थैंक यू बोलोगे। इसमें कोई भी पॉइंट को ना, जिसको स्किप करना होगा मैं बता दूंगा, बहुत सारी चीज ना रिपीट होती है तो उसको मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ऑनेस्टी से पूरा चैप्टर 1 2 3 जितने बार हो सके इसको रीड करना है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ठीक है। और ये रूल एंड लॉज है। ठीक है। यानी कि रेगुलेशन एंड लॉज है, तो इसको थोड़ा सा क्या है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, याद करने वाली चीजें ज्यादा है यहाँ पे। सेकंड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको अपन सेबी बोलते हैं। ठीक है। इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? सेबी। और सेबी स्टेबलाइज कैसे हुआ है? अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992, अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। द प्रिएम्बल ऑफ सेबी एक्ट, प्रिएम्बल क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर मीन्स इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेबी प्राइमरी रोल इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर in securities and promote to the development and to regulate the security market. SEBI regulate jurisdiction extend over corporate in the issuance of capital and transfer of securities. In addition to the all intermediaries means जो भी पर्सन इन्वॉल्व या एसोसिएट है विद सिक्योरिटीज मार्केट, और ये इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, जो भी कंसर्न्ड हो या जो भी ऑफेंस अंडर द एक्ट हो। ठीक है। मीन्स किसी भी इंटरमीडिएट, चाहे वो आपके ब्रोकर्स हो, सब ब्रोकर्स हो, और आपके कोई भी जो मार्केट में इन्वॉल्व हो या मार्केट से एसोसिएट हो, उनकी इंक्वायरी, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन सब कर सकते हैं। इट हैज पावर टू रजिस्टर एंड रेगुलेट ऑल मार्केट इंटरमीडिएट्स, और उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं अगर वो वायलेट करते हैं कोई भी रूल और प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल एंड रेगुलेशन मेड अंडर देम। सेबी फुल ऑटोनॉमी है, पहला याद रखिएगा, ये फुल ऑटोनॉमी है, और ऑथोरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप अन ऑर्डरली सिक्योरिटी मार्केट। अब देखो थोड़ा काम आसान क्या हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ सेबी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना सिक्योरिटी मार्केट को, और रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, रजिस्टर एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, नहीं, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग। ठीक है। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन सिक्योरिटी मार्केट, ये भी है। प्रमोट करना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी इन सिक्योरिटीज मार्केट, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड को, रेगुलेट करना सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनी, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरी, ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इंटरमीडियरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड एंड अदर एसोसिएट। तो कई बार क्या आता है, विच इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ सेबी, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर सेबी से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, आरबीआई से आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी मर्ज कब हुआ था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के साथ? सितंबर 2015 में। और सेबी ऑल्सो रेगुलेट क्या करता है? कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है। और इट इज द रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट और प्रमोट करता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। ठीक है।
It regulate role include monitoring the trading condition in forward market, demand and supply of price, take necessary action of streamline. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड मार्केट मर्ज हो चुका है सितंबर 2015 में। उसके बाद से सेबी आज के डेट में कमोडिटीज मार्केट में फ्यूचर एंड फॉरवर्ड को भी रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस को भी मॉनिटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कई बार जो पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म IRDAI का। किस्मत अच्छी रही तो ये इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं आता, इसलिए हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार याद नहीं आता है, IRDA का फुल फॉर्म आता है। तो IRDAI का मेन फंक्शन क्या है? रेगुलेट करना इंश्योरेंस सेक्टर को। इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो, जनरल, ठीक है, आपका टर्म इंश्योरेंस, जनरल, और क्या होता है एक, चलो ठीक है देखते हैं आगे। IRDA रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? IRDA एक्ट 99। IRDAI इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मीन्स ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और डिफाइन करता है कैपिटल एंड नेटवर्थ कितनी चाहिए फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, IRDAI का मिशन क्या है? रेगुलेट करना, प्रमोट करना और इंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, इंक्लूडिंग द री इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, री इंश्योरेंस मीन्स कोई चीज इंश्योर है उसको वापस जो करते हैं। ठीक है, while ensuring protection of interest of insurance policy holders, ensure the adherence of insurance product to the rule laid down and define the rule of the term condition of insurance contracts such as assured surrender value, settlement of claim, nomination, assignment, insurable interest and others. It regulates the distribution of insurance product by laying down qualification and training requirement of intermediary and payment of commission to distributor. ठीक है, कि कितना कमीशन देना है उनको, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, क्लेम कितना मिलना है आपको, सम एश्योर कितना है, सरेंडर क्या है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम क्या है, नॉमिनेशन, असाइनमेंट, ये सब चीजें IRDAI करता है। ठीक है, कौन सी, किसको लाइसेंस देना है इंश्योरेंस सेल करने का, उसकी नेटवर्थ कितनी होगी, उसका कैपिटल कितना होगा, ये डिफाइन कौन करता है? IRDAI। नेक्स्ट होता है पेंशन फंड, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या है ये? द PFRDA इज द अथॉरिटी इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ पेंशन सेक्टर अंडर द PFRDA एक्ट 2013। ठीक है, इसका भी काम है कि टू प्रमोट द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय स्टेबलाइजिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ स्कीम ऑफ पेंशन फंड एंड रिलेटेड मैटर। ठीक है, द PFRDA हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसको भी वो डिजाइन स्ट्रक्चर करता है फंड्स की, और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे NPS में, ये भी। तो PFRDA का काम है पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, PFRD shall deal with all matter relating to promotion and orderly growth of pension market. Propose appropriate legislation for purpose indicated above. Carry out such other function as may be delegated to the authority. तो ये PFRDA का काम है। नेक्स्ट होता है, ये आपको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना। कब हुआ था? अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। Regulator for overseeing the insolvency process as well as insolvency professional, has regulated oversight over insolvency professional, मीन्स अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, अचानक से वो डिफॉल्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो उसके लिए बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, कि उनका जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंस रिजोल्यूशन है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, और तो उसको करना कैसे है और उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो ये इसका फुल फॉर्म पूछता है, और पूछता है कि इसका काम क्या है, यानी कि बैंक्रप्सी में, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इसका काम आता है ये जो बोर्ड है। ठीक है। उसमें क्या करती है ये, वो क्या करती है, रूल्स मेक करती है एंड मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन। ये एक लाइन में याद रखेगा, दिखता है ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट, बहुत सारी सिक्योरिटीज एक्ट है, रेगुलेशन है, बॉय लॉज है। तो पहला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ये याद रखना। 1956 ये भी पूछा जाता है कई जगह, 1958, 60, 90 लिखा रहता है, तो कई बार अपन भूल जाते हैं क्योंकि अपन शॉर्टकट में पढ़े रहते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो कभी नहीं बोलोगे। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, SCRA जिसको बोलते हैं, 1956 में बनाया गया था टू प्रोवाइड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वर्चुअल ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट टू सेबी इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडियरी इशूअर एंड इन्वेस्टर्स। इट प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी डीलिंग एंड ट्रेडिंग। अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन ना हो, और आपका जो बिजनेस, यानी कि आप जो यानी कि बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी डीलिंग एंड ट्रेडिंग है, वो प्रॉपरली रेगुलेट हो सके। जैसे ग्रांटिंग रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, पहला काम इनका क्या है, ठीक है। कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूटलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरा। पावर ऑफ सेंट्रल बैंक टू कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी आपसे स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न के बारे में पूछ सकती है। पावर ऑफ सेबी टू मेक एंड अमेंड बाय लॉ टू ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी रूल्स को मेक बना भी सकती है और अमेंड भी कर सकती है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और पावर टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ, कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस को भी सस्पेंड कर सकती है। और प्रोहिबिट अनडिजायरेबल स्पेक्यूलेशन मीन्स जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, या कुछ लोग जो मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनको पहले से वो इंफॉर्मेशन पता रहती है, और तो वो क्या करते हैं ना कि एक तरीके से मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाते हैं, मीन्स उनको सब चीजें पता है। तो वो तो अनडिजायरेबल हुआ ना, यानी कि आपको सब पता है पहले से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, उसको प्रोहिबिट करना। क्या होता है, लोगों को, अगर मेरे को पता चल जाए या आप में से किसी को पता चल जाए ऐसी न्यूज जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कल के डेट में या आने वाले टाइम में उस स्टॉक में अप या डाउन, यानी कि बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, तो अपन क्या करेंगे, वो अनडिजायरेबल स्पेक्यूलेशन हुआ ना, एक तरीके से हमको सब चीजें पता है पहले से, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है उसमें भी। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट करना। फिर होता है सेकंड लॉ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी एक्ट ऑफ 1992 क्या है, टू प्रोवाइड स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ये अपन ने जस्ट अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे क्या है, सेबी का काम क्या है, रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू ट्रस्टी ऑफ ट्रस्टी, रजिस्ट्रार ऑफ द इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये सब रजिस्टर्ड और रेगुलेट होते हैं सेबी के अंडर। आरए भी इसी में आते हैं ना, नहीं दिया है क्या आरए का नाम यहाँ पे, दिया होगा। देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर दिया है, अंडर राइटर्स, अदर एसोसिएट विद सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सबको रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, उसको भी रेगुलेट करना। प्रमोट एंड रेगुलेट एसआरओ, प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, और प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, रेगुलेट करना सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी।
ये जितने पॉइंट है बॉस सेबी के अंडर, यहां से तो आप ये मान के चलो एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। डिस्क्लोज करना इंफॉर्मेशन, अंडरटेक इंस्पेक्शन, कंडक्ट इंक्वायरी, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, अदर पेंशन एसोसिएट विद सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, सेबी को। सेबी हो गया, ये आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 हो गया। जितने इंपॉर्टेंट है उसको तो मैंने हाईलाइट किया ही है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट रेगुलेशन 2015। ठीक है। सेक्शन 30 के अनुसार रेगुलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हैव बीन मेड परसुएंट टू सेक्शन 30 ऑफ सीबी एक्ट 1992। और इनसाइडर कौन है? Insider as any person who is connected person or one in a possession or having access to unpublished price sensitive information। ऐसा इंसान, ठीक है, इनसाइडर कोई भी पर्सन हो सकता है, कनेक्टेड पर्सन और वन इन पोजेशन ऑफ हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिश पब्लिक में नहीं हुई है। ठीक है। और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। सेंसिटिव मीन्स प्राइस को ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में वो बहुत तेजी से ले जा सकती है। ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस को इनसाइडर बोला जाता है, या इनसाइडर बोला जाता है जो इस इंफॉर्मेशंस को लीक करते हैं। तो वो पर्सन कौन होते हैं? यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। अ कनेक्टेड पर्सन, any person who is or has been during the 6 months prior to the concerned act associate with the company। 6 महीने से कंपनी से एसोसिएट है इन एनी कैपेसिटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, या उनसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद इट्स ऑफिसर, और बीइंग एनी कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूसरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे ऑफिसर हो, या चाहे एम्प्लॉय, कोई भी पोजीशन में, इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप वेदर टेम्पोररी और परमानेंट। ठीक है। विद द कंपनी दैट अलाउज सच अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस। ठीक है। कनेक्टेड पर्सन का क्या मतलब हुआ? ठीक है। विदाउट prejudice of generality of foregoing, the person falling with the following category shall be deemed to be connected person unless the contrary is established। ठीक है। अ रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन स्पेसिफाई इन क्लॉज, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑन सब्सिडरी कंपनी, इंटरमीडियरीज एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी, एएमसी, एम्प्लॉय, डायरेक्ट और ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, बैंकर ऑफ द कंपनी, ऑफिशियल ऑफ एम्प्लॉय, सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है। इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा जो लिखा हुआ है। A concern with the trust, HUF, company associate with person, wherein direct of company is a relative, banker of the company। फिर वही चीज रिपोर्ट किया गया है। और एक ये चीज हो गया कि यहाँ पे बताया गया कि कनेक्टेड पर्सन कौन है ये। और ये वाला पूछता है, देखना ना, रेगुलेशन 2 एंड डिफाइंड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? इज एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट जनरली अवेलेबल, which becoming a generally available is likely or materially affect the price of security। तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको उसकी न्यूज पता है जिसका मटेरियलिस्टिक यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ने वाला है सिक्योरिटीज में, तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है? आपको पता है कि फिनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, डिविडेंड कंपनी देने वाली है, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ये सब अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। मर्जर होने वाला है, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्ट होने वाली, डिस्पोजल होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है बिजनेस का, अवार्ड, कोई कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या कोई बड़ा ऑर्डर मिला था वो टर्मिनेट होने वाला है, कोई उसका जो मैनेजर पर्सनल है वो चेंज होने वाला है या रिजाइन देने वाला है, या तो उसका जो आ, क्या बोलते हैं, टाइम वो ओवर हो चुका है, वो रिटायर होने वाले हैं, कोई ऑडिटर रिजाइन दे दिया हो, रेटिंग या अदर ईएसजी रेटिंग वो चेंज हो गई हो, कुछ फंड राइजिंग आने वाली हो, एग्रीमेंट होने वाला हो, फ्रॉड या डिफॉल्ट करने वाली हो कंपनी बाय इट्स प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल, रिजोल्यूशन कोई प्लान
रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन टाइम सेटलमेंट, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। एडमिशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ पेटिशन फाइल्ड बाय द पार्टी क्रेडिटर, एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्राइब्यूनल फाइल्ड। ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है वो कुछ आने वाला हो, इनिशिएट होने वाला हो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ठीक है, ये सब आते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर। इनिशिएशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, वाट एवर नाम नेम कॉल्ड कंपनी और एनी अदर एंटाइटीज। ठीक है, मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन, सिफोनिंग, डाइवर्सन ऑफ फंड एंड रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट। तो ये जो अपन ने पढ़ा ये होती है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे आता है, विच इज नॉट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया है तब आप सही से बता पाओगे कि कौन सी न्यूज विच इज नॉट, यानी कि कौन सी नहीं है। ठीक है, एक्शन इनिशिएट और ऑर्डर पास विद द इंडिया और अब्रॉड, आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन डिस्प्यूट, गिविंग ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी ऑफ बिकमिंग अ श्योरिटी, ग्रांटिंग विड्रॉल, सरेंडर, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ की लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। ये जितनी है XVI तक 16, टोटल 16 जो है। XVI मीन्स क्या होता है, XV मीन्स होता है 15, ये हो गए 16, 16 ऐसे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको सेबी ने बताया है ना। ये कहाँ के रेगुलेशन 2N जो सेबी का है उसके अंदर डिफाइंड है ये। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा डिटेल में, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी फिर। नेक्स्ट है रेगुलेशन 3(1) ऑफ सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2000 स्टेट दैट all insiders shall be not communicate, provide and allow access to any unpublished price sensitive information relating to company, यानी कि नहीं देना है आपको। ठीक है, नहीं पब्लिक कोई भी कम्युनिकेट नहीं करना है, प्रोवाइड नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है। कौन से रेगुलेशन के अंडर, रेगुलेशन 3(1) के अंडर। ठीक है, ऑफ अ कंपनी जो सिक्योरिटी से लिस्टेड है और टू बी लिस्टेड, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट में और लिस्टेड होने वाली है, और एनी person including other insider except where the such communication in furtherance of legitimate purpose, the performance of duty, discharge of legal obligation the। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर क्या है, एक तो द प्रोविजन इज इंटेंडेड टू कास्ट ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल इंसाइडर हु आर एसेंशियल पर्सन इन पोजीशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू हैंडल सच इंफॉर्मेशन विद केयर एंड डील विद द इंफॉर्मेशन विद देम देयर बिजनेस स्ट्रिक्टली और नीड टू नो बेसिस। ये नीड टू नो बेसिस याद रखिएगा। ठीक है, इट ऑल्सो इंटेंडेड टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नीड टू नो प्रिंसिपल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन देयर पोजीशन। जिसको नीड टू नो मीन्स क्या होगा, जिसको जरूरी है, बता स्ट्रिक्ट है, नीड टू नो बेसिस में वो इंफॉर्मेशन से आप डील या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, लेकिन पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग रीड करिए, कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताइए।